जो शख्सियत पहुना के रूप में मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज है। यहाँ पर बैठे हर शख्स से उनका परिचय भी है और भली भांति डॉक्टर संजीव शुक्ला जी को जानते हैं। अलग अलग भूमिकाओं में वे हम सभी के बीच लंबे समय से अपनी सेवाएं देते रहे हैं। रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग भूमिकाओं में उनकी जो सराहनीय कार्य है वो हम सब देखते रहे। रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर के रूप में एक बार फिर से वे हमारे बीच उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और जो अपराध पर नियंत्रण का विषय है, जो लगातार स्वागत करें मोहन तिवारी जी। हमारे कोषाध्यक्ष दिनेश यदु जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी डॉक्टर संजीव शुक्ला जी का स्वागत करें। आइए सर। हमारे संयुक्त सचिव निवेदिता साहू जी और भूपेश जांगड़े जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि वे डॉक्टर संजीव शुक्ला जी का स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रदीप दुबे जी से आग्रह कि वे डॉक्टर संजीव शुक्ला जी का स्वागत करें। संदीप पुराणिक जी से आग्रह करता हूं कि वे भी स्वागत करें। रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजय चौबे जी से आग्रह करता हूं वे आदरणीय संजीव शुक्ला जी का स्वागत करें। गिरीश केसरवानी जी भी हमारे बीच हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्राइम की दुनिया में बहुत चर्चित नाम है गिरीश जी। आदरणीय गिरीश भैया आप भी स्वागत करें। ताहिर हैदरी जी से भी आग्रह करता हूं कि वे भी स्वागत करें। मनोज नायक जी वे भी कमिश्नर साहब का स्वागत करें रायपुर प्रेस क्लब में। शगुप्ता बाजी हमारी आदरणीय है और वे भी क्राइम की दुनिया में लगातार सक्रिय रही हैं। क्राइम की जो रिपोर्टिंग है वो कैसे होती है, शगुप्ता बाजी बहुत अच्छे से देखती रही हैं, समझती रही। अविनाश को भी मैं आमंत्रित करूंगा। अविनाश आप भी आए। कमलेश गोगिया जी को आमंत्रित करता हूँ, सत्य प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ, जुल्फिकार जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब आए और प्लीज स्वागत करते जाएं। मोहसिन अली जी को भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आए कृपया। और वरिष्ठ छायाकार आदरणीय गोकुल सोनी जी को भी आमंत्रित करता हूँ, वे भी आए और आदरणीय संजीव शुक्ला जी का स्वागत करें। अजय जैन जी से भी आग्रह करता हूँ, अजय भैया आप भी आए। अनिरुद्ध दुबे जी से भी आग्रह करता हूँ। दीपक पांडे जी आप भी आए। अनिरुद्ध भैया की नजर भी लगातार अपराध पर रहती है कि कैसे अपराध होते हैं, कौन कौन से नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और लगातार अपनी पत्रिकाओं पे इस विषय पर टिप्पणियां भी करते हैं। तो ऐसी सभी शख्सियत जो है वो आज हमारे बीच है। विजय मिश्रा जी को भी आमंत्रित करता हूँ। हमारी जो खेल का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको विजय भैया संचालित कर रहे हैं, खेल आयोजन समिति के संयोजक हैं आदरणीय विजय मिश्रा जी, उनको भी आमंत्रित करता हूँ। झंगलू मंगलू के गोठ में क्राइम का विषय जो है अपराध का, और लगातार वो लिखते रहते हैं उस विषय पर, तो विजय भैया का भी बहुत स्वागत। केपी शुक्ला जी आप भी आए। ये सभी ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार कमिश्नर साहब मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो आज सभी उनका स्वागत भी कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा जी आप भी आए, मैं आग्रह करता हूं। राजेश सोनकर जी, इमरान भाई आप भी आए और हमारे कमिश्नर साहब का स्वागत करें। स्वागत का क्रम थोड़ा लंबा हो गया सर, इसलिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन क्योंकि रायपुर प्रेस क्लब में आप लंबे समय बाद और नई भूमिका में आए हैं तो आपका स्वागत करना हम सभी का दायित्व भी है और हम सभी इससे प्रसन्न भी हैं कि आप हमारे बीच हैं। मैं मोहन तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें कि किस भावना के तहत वे हमर पहुना कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीधे डॉक्टर संजीव शुक्ला जी को सुनेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेस क्लब एक संवाद का माध्यम बनकर सामने आया है। ये कड़ी परंपरा वर्षों पुरानी है, इसे ही हम आगे बढ़ाने के लिए अब हमार पहुना प्रेस से मिलिए कार्यक्रम करीब महीने में 2 बार या 3 बार करने के प्लान कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज
ये दूसरे शख्स हैं जो हमारे बीच हमर पहुना के रूप में आए हैं। और हमर पहुना इसलिए भी क्योंकि संजीव जी का सीधा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से नाता है। अब नई पीढ़ी भी आ गई है, तो संवाद का जो माध्यम है उसके जरिए हमने संजीव जी को आज हमर पहुना कार्यक्रम के तहत आमंत्रित किया है। और खास विषय ये भी है कि अब रायपुर जो है वो अपराध के नए जो घटनाक्रम है वो देख रहा है। ऐसे में उसे नियंत्रण के लिए भी नए नए प्रयास चल रहे हैं, और उसी प्रयास में जो कमिश्नर की नई प्रणाली है वो लाई गई है, और उसका पहला दायित्व संजीव जी को मिला है। तो हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि संजीव जी रायपुर के निवासी रहे हैं, रायपुर में खेले बढ़े पढ़े हैं, इसलिए बेहतर तरीके से रायपुर को जानते हैं, और उनको कमिश्नर का दायित्व मिलना हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसे में जब ये दायित्व संजीव जी संभाल रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, तो वो अब तक उन्होंने जो प्लान किया है, जैसा काम कर रहे हैं, वो सारी बातें रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अपराध को नियंत्रण के लिए प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि प्रेस और पुलिस वो जोड़ी है जो कि अपराध को रोकती है। पिछले कुछ दिनों से ये जोड़ी थोड़ी सी दूर हो गई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस और पुलिस की ये जोड़ी को और बेहतर बनाएं, और साथ में मिलकर अपराध को खत्म करने के लिए प्रयास संयुक्त रूप से करें। और उसमें संजीव जी की जो भूमिका रहेगी उसमें प्रेस साथी बनकर सामने आएगा, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं। अब सीधे संवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संजीव जी को। संजीव जी अपनी बात पहले रखेंगे, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। आदरणीय मोहन तिवारी साहब, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, और आपके पूरी टीम के पदाधिकारी, और यहाँ मौजूद प्रेस क्लब के सभी सदस्यगण। मुझे इस चेयर में बैठ के बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इसमें जितने हैं अधिकांश या तो मेरे दोस्त हैं या मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं, और गोकुल भैया जैसे सीनियर लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो नवभारत के पेज में हम इनकी फोटो देखा करते थे उस समय। तो आप लोगों के बीच में आपने नाम जरूर पहुना का दे दिया है, पर मेरा निवेदन है मुझे पहुना ना माने, आपके बीच के ही सदस्य माने, क्योंकि इस प्रेस क्लब में मुझे आज मोहन तिवारी जी उस दिन आए थे जब मुझे आमंत्रित करने, तो मैं बता रहा था हम लोग एक साथ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में छत्तीसगढ़ में एडमिशन लिए थे, छत्तीसगढ़ कॉलेज में। हालांकि मेरा एमफिल में एडमिशन हो गया तो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उस दौरान हम लोग यहाँ प्रेस क्लब में आया करते थे, नवीन अग्रवाल, उमेश मिश्रा, अनिल झा, और नीचे हम लोग घंटों कैरम खेला करते थे यहाँ बैठ के। तो इस प्रेस क्लब से बहुत पुराना नाता है, और अब बहुत सारे नए पत्रकार साथी भी इस प्रेस क्लब के सदस्य हो गए हैं, और प्रेस क्लब की गरिमा, इतना सुंदर हॉल और सब कुछ बन गया है, देख के बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक आपने मुझे बुलाया है और मुझे बताया था कि कमिश्नरेट सिस्टम और शहर की पुलिसिंग पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, तो शासन ने 23 जनवरी 2026 को रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया। उसके साथ ही साथ यहाँ अधिकारियों की पदस्थापना हुई। तो जो इसमें सामान्य तौर पे सबको ये प्रश्न होता है कि पहले की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में क्या अंतर आया इस कमिश्नरेट के बनने के बाद। तो जो मुझे अपनी छोटी सी बुद्धि से और अपने इस 2-3 महीने के अनुभव से समझ में आ रहा है, वो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पुलिसिंग ऑफिसर ओरिएंटेड हो गई है। अब इसमें पुलिस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई है। एसीपी हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके ऊपर में एडिशनल डीसीपी हो गए हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके ऊपर में डीसीपी हैं, फिर एडिशनल सीपी हैं, फिर सीपी हैं। तो सुपरविजन का जो लेवल है वो 5 लेवल पे आ गया है। पहले जो सुपरविजन 1 या 2 लेवल पे होता था वो 5 लेवल पे आ गया है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि थाने के कार्य का पर्यवेक्षण और थाने के कार्य का निरीक्षण कई लेवल पे हो रहा है। कोई भी चीज, थाने की ऐसी चीज जो है वो किसी ना किसी लेवल पे लोगों के संज्ञान में आ जाती है कि इसमें सुधार की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है।
तो किसी भी सुपरवाइजरी अफसर के संज्ञान में आ जाए तो वो उसमें अपना हस्तक्षेप कर लेता है। तो एक तो पर्यवेक्षण ज्यादा क्लोज हुआ है, ज्यादा करीबी पर्यवेक्षण हुआ है। दूसरा, जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, जो समस्या लोगों के शिकायत को सुन के उसके निराकरण का जो सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है कि उस सिस्टम में भी सुधार हुआ है। क्योंकि मैं जिस दिन कमिश्नर के रूप में 23 जनवरी को यहाँ आया था, उस समय जिस फ्रीक्वेंसी में शिकायतें, हर आदमी शिकायत लेके मेरे पास आता था, अब डीसीपी के ऑफिस बन गए, एसीपी के ऑफिस बन गए हैं, एडिशनल डीसीपी बैठ गए हैं, तो मेरे पास आने वाली शिकायतों की फ्रीक्वेंसी अपेक्षाकृत कम हुई है। लोग अपने करीब में जा रहे हैं और अपने डीसीपी से, अपने एसीपी से अपनी बात कह रहे हैं। तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम जो है, समस्या का निराकरण का जो सिस्टम, मुझे लगता है उसमें भी अधिकारियों की संख्या बढ़ने से जनता को थोड़ी राहत मिली है और थोड़ा सुविधा बढ़ी है। पहले पूरे जिले में एक पुलिस अधीक्षक बैठते थे, अब पूरे उन 21 थानों को 3 डीसीपी के क्षेत्र में बांटा गया है। डीसीपी को आप पुलिस अधीक्षक मान सकते हैं। डीसीपी यानी वो एक पुलिस जिला है जिसको पुलिस अधीक्षक की सभी शक्तियां हैं। तो जो डीसीपी नॉर्थ है, वो नॉर्थ के 5 थाने का सुपरविजन करते हैं, पंडरी और उड़ला सब डिवीजन का। डीसीपी सेंटर जो है वो कोतवाली और सिविल लाइन 2 डिवीजन का सुपरविजन करते हैं, और डीसीपी वेस्ट जो है वो राजेंद्र नगर, आजाद चौक और पुरानी बस्ती का सुपरविजन करते हैं। उस क्षेत्र के लोग अपनी समस्या को लेके, अपनी बात को लेके उन डीसीपी के पास अपने क्षेत्र में अपने करीब पहुंच सकते हैं। तो एक तो मुझे इसमें जो बदलाव दिख रहा है वो दिख रहा है कि ऑफिसर ओरिएंटेड व्यवस्था होने से सुपरविजन का लेवल बढ़ा है, सुपरविजन का स्तर बढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सुधार आया है। और इसके साथ ही साथ समस्याओं का, आदरणीय रुचिर जी भी आ गए, रुचिर आइए सर। तो जी जी तो मैं आपके प्रेस क्लब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुपरविजन और बाकी चीजें थी वो थोड़ा सा क्लोज हुआ है, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आने वाले दिनों में उसमें इम्प्रूवमेंट और दिखेगा। दूसरा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कानून व्यवस्था और बाकी चीजों में रिएक्शन टाइम इम्प्रूव हुआ है। पहले अधिकारियों की संख्या कम थी, तो कहीं कोई समस्या होती थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता था, आप अभी शहर में देखे होंगे 1-2 लॉ एंड ऑर्डर कहीं कहीं हुआ, तो उसमें बहुत कम समय में जल्दी और पर्याप्त संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंच गए, सीनियर ऑफिसर, और उसको डील कर लिए। तो दूसरा जो रिएक्शन टाइम है लॉ एंड ऑर्डर को डील करने का, क्राइम को डील करने का, उसमें इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है इस सिस्टम से आया है। तीसरा, इस सिस्टम से कि अपराध का क्लोज सुपरविजन हो रहा है। जैसे हमने ये व्यवस्था बनाई हुई है कि चाहे 5,000 रुपए की चोरी हो, हर चोरी की घटना में डीसीपी घटना स्थल में जाएगा। पहले संभव नहीं हो पाता था कि पुलिस अधीक्षक हर घटना स्थल पे जाएं और घटना स्थल देखें। आज की स्थिति में यदि कहीं एक चोरी होती है या कहीं कोई अपराध होता है, तो ये अनिवार्य किया हुआ है कि उस घटना स्थल पे सीनियर ऑफिसर जाएंगे। तो एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी मौके पे जाते हैं। उनके मौके पे जाने से 2 चीजें होती हैं, एक तो अपराध के इन्वेस्टिगेशन का स्तर सुधरता है, और दूसरा पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। जब कोई सीनियर ऑफिसर किसी घटना स्थल पे आता है और वहां देखता है, निर्देश देता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं हूं, मैं आपके प्रकरण को देख रहा हूं, तो उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है जनता का, जो कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास है, वो भी इंप्रूव होता है। तो ये जो तात्कालिक रूप से जो फायदे मुझे दिख रहे हैं, वो ये फायदे अभी सतह पे मुझे देखने लगे हैं। उसके साथ ही साथ कमिश्नरेट बनने के बाद कुछ ऐसे काम जो पुलिस से सीधे जुड़े थे, जैसे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ काम, जैसे अपराधियों को प्रतिबंधित करने से जुड़ा हुआ काम, जैसे ट्रैफिक का स्मूथ संचालन हो उससे संबंधित जो आदेश होना है, उससे मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित काम, इन सब कामों के जो इन सब एक्ट में जो प्रावधान थे,
वो अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिला जो कार्यपालक दंडाधिकारी के थे वो पुलिस को मिल गए। तो पुलिस को ये अधिकार मिल जाने का लाभ ये हो रहा है कि मौके पे चूंकि पुलिस अधिकारी होता है, मौके पे क्या समस्या है उसको किस तरीके से डील करना है वो ज्यादा समझता है और वो समस्या उसको ही डील करना है। तो ये अधिकार यदि उसके सीनियर ऑफिसर के पास आ गए हैं तो इन अधिकारों का अधिक प्रभावी उपयोग और त्वरित गति से उपयोग हो रहा है। अब ट्रैफिक में यदि हमको लगता है कि यहाँ नो पार्किंग जोन करना है, हमको लगता है कि इसको वन वे करना है, हमको लगता है कि इस सड़क पे और कोई व्यवस्था बनाना है, तो वो इस सड़क पे हैवी व्हीकल को नो एंट्री जोन करना है, तो वो सब में जो एक समय लगता था, होता पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन उस पर जो समय लगता था वो समय में कमी आई है और वो निर्णय तत्काल हो जा रहे हैं, वो आदेश तत्काल हो जा रहे हैं। इसी तरीके से जो प्रिवेंटिव एक्शन का है, अपराध को रोकने में प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। यदि किसी घोषित अपराधी को, देखिए अपराध दो तरीके के लोग करते हैं, एक वो अपराध करता है जो ऑलरेडी घोषित है, जिसका नाम मेरे लिस्ट में है, जिसके जो पूर्व में अपराध कर चुका है। एक वो आदमी अपराध करता है जो पहली बार अपराध करता है। संभव है कि पहली बार अपराध करने वाले का हिसाब मेरे पास ना हो, उसको मैं ना रोक पाऊं, उसको प्रिवेंट करने में मुझे दिक्कत हो, लेकिन जो आदमी पुराना अपराधी है, जिसके 2, 3, 4 अपराध हैं, उनको प्रिवेंट करने का अधिकार मेरे पास है, उनके नाम मेरे पास है। तो ये प्रिवेंटिव सेक्शन मिल जाने से क्या हो रहा है कि उन लोगों के खिलाफ जो अभ्यस्त अपराधी हैं, जो भविष्य में कोई संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लगभग 1000 लोगों को आज की तारीख में हमने प्रिवेंशन उनका शुरू कर दिया है। उनको हर 7 दिन में, 5 दिन में नोटिस जारी है, वो एसीपी के कोर्ट में पेश हो रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं और उनसे हम बॉन्ड मांग रहे हैं, उनसे हम प्रतिभूति मांग रहे हैं कि आप अगला अपराध नहीं करोगे, इसकी प्रतिभूति दो। तो आपको ये मालूम है कि प्रतिभूति कितनी मुश्किल से मिलती है। यदि आप किसी से बोलिए कि जमीन के पेपर्स लाओ प्रतिभूति के रूप में जमा करो, तो कोई भी आदमी किसी अपराधी को, जो अभ्यस्त अपराधी है, उसको प्रतिभूति नहीं देना चाहेगा, इवन घर के लोग भी नहीं देना चाहेंगे। तो जब हमने उनसे प्रतिभूति मांगना शुरू कर दिया तो अब उनके ऊपर ये, और यदि वो एक के बाद दूसरा अपराध कभी करेंगे प्रतिभूति देने के बाद, उसे 1 साल या 6 महीने की अवधि में, तो उनकी प्रतिभूति बॉन्ड जब्त होगा। तो इस कार्रवाई को हमने बड़ी गंभीरता से और बड़ी व्यवस्थित तरीके से अपने लोगों को प्रशिक्षित करवा के शुरू करवाई है। तो उसका परिणाम भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-6 महीने में फील्ड में दिखेगा। ये सिस्टम अभी 2.5 महीने ही हुआ शुरू हुए, और किसी भी बड़े व्यवस्था को या बड़ी सिस्टम को उसके परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए 2-2.5 महीने का समय कम समय होता है, छोटा समय होता है। उसके लिए जो थोड़ा बहुत समय लगना है वो लगेगा, लेकिन एक समय के बाद इसका परिणाम निश्चित रूप से दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था लागू होने के बाद शासन ने बड़ी उम्मीद से और बड़े विश्वास के साथ ये व्यवस्था लागू की है, और शासन ने जो रायपुर में टीम भी पदस्थ की है, वो टीम में बहुत ही अच्छी टीम पदस्थ की है। 5 आईपीएस ऑफिसर्स, बिल्कुल यंग ऑफिसर 2020 बैच के पदस्थ हुए हैं, जो पहले चार्ज में यहाँ पदस्थ हुए हैं, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जिनमें पूरी एनर्जी है। वो बहुत अच्छा काम करने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो देर रात तक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके नीचे जो एडिशनल डीसीपी हैं, वो सब 15 साल, 17 साल, 18 साल की नौकरी किए हुए अनुभवी लोग हैं। तो एक तरफ जहां एनर्जी है, वहां दूसरी तरफ अनुभव भी है। उनके नीचे जो एसीपी हैं, वो भी अनुभवी अधिकारी हैं कुछ, और कुछ नए अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी टीम में अनुभव और जो एनर्जी है, उत्साह है, उसका बहुत ही अच्छा मिश्रण है। तो आने वाले समय में ये टीम जब काम करेगी टीम के रूप में, तो उसका सकारात्मक परिणाम मुझे ऐसा लगता है कि निकलेगा, और उसका अंततः लाभ शहर की जनता को ही मिलेगा। तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, और इस काम में हम लोग रायपुर शहर की, चूंकि अपना शहर है, अपने लोग हैं, इसी शहर में हम लोग, मैं इसी संयोग से, मेरा जन्म इसी शहर में हुआ, हम पढ़े लिखे यहीं इसी शहर में
इसी शहर के पुलिस लाइन में हम एनसीसी कैडेट के रूप में परेड करते थे, स्काउट गाइड के रूप में परेड करते थे। और इसी शहर में सेवा करने का अवसर मिला। पहले पुलिस अधीक्षक के रूप में भी 2 साल अवसर मिला था, पुनः अवसर मिला। ये ईश्वर की कृपा है और ये बहुत बड़ा संयोग की बात है और भाग्य की बात है। तो हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं और इसमें जनता का हम अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि देखिए जितना बड़ा शहर है, जितना बड़ा शहर का वॉल्यूम है और हमारे पास जो साधन है और हमारी जो सीमाएं हैं, उसमें यदि हम सोचेंगे कि हम अकेले कुछ बदलाव ला दें या अकेले कुछ कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। इसके लिए हमको सभी वर्गों का, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे हमारे सभी पत्रकार मित्र हो, सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य ये है कि हमारा शहर सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बने। हम सबका उद्देश्य एक ही है। उस उद्देश्य को पाने के लिए हम सब अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन अंत में जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो वही है कि हमारा शहर व्यवस्थित और सुरक्षित शहर रहे। परिणाम हम सब एक ही चाहते हैं। तो जब हम एक ही परिणाम के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर मेहनत करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ कम्युनिटी पुलिसिंग के भी कार्यक्रम शुरू किए हैं, संवाद से समाधान तक इस नाम से। उसका जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम पब्लिक से संवाद भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो उसमें डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स अनिवार्य रूप से जा रहे हैं। 200 से ज्यादा कार्यक्रम वो हो गए हैं, जिसमें जनता से बात करते हैं, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, और उनसे उनकी समस्या भी जानते हैं और हमारी क्या अपेक्षा है वो भी उनको बताते हैं। और उनसे बातचीत में जो कुछ सुझाव आते हैं, जो ऐसा लगता है कि इस सुझाव को लागू करना चाहिए, उस सुझाव को अपनाने की कोशिश करते हैं। उस बातचीत से कुछ ऐसी समस्या आती है जिसको लगता है कि एक्शनेबल पॉइंट है, इस पे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की जरूरत है, उसमें सबको निर्देश है कि इस पे एक्शन लिया जाए और त्वरित एक्शन लिया जाए। तो कम्युनिटी को भी अपने साथ जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़ के हम लोग काम करें। अपराधों के संदर्भ में भी सभी थानों को ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि संज्ञेय अपराध की सूचना पे अपराध जरूर पंजीबद्ध करना है। संज्ञेय अपराध की सूचना अगर थाने में प्राप्त होती है, चोरी, लूट, डकैती, छेड़छाड़ आदि आदि, जिसमें पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कायम करने का अधिकार है, तो उस पे जरूर अपराध पंजीबद्ध करिए और अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेट करिए। कोई भी शिकायत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें संज्ञेय अपराध हुआ और पुलिस ने शिकायत नहीं की है। ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और इन सभी चीजों को लेके हम लोग काम करने की शुरुआत किए हैं। हम लोग सर्वोत्तम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम मुझे लगता है कि जब ईमानदारी से और पूरी मेहनत से प्रयास होता है तो उसका परिणाम भी सकारात्मक और अच्छा निकलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस सिस्टम का परिणाम अच्छा आएगा, क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम जहां भी मेरी याददाश्त में 78 शहरों में पहले था, ये 79 शहर है। जब कभी पहले शहर में कहीं कमिश्नरेट बना होगा, वहां जो काम हुआ होगा वो अच्छा हुआ होगा, तभी किसी दूसरे शहर में उसको लेके गए। कभी किसी एक राज्य में बना होगा, उस राज्य में परिणाम अच्छे आए होंगे, तभी दूसरे राज्य में उस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। तो ये टेस्टेड व्यवस्था है जो एक के बाद एक अनेक शहर, बड़े शहरों में लागू हुई। और ये हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारा शहर भी, पहले हम सबको याद है जब हम 75-80 के दशक में यहाँ पढ़ा करते थे स्कूलों में, तब ये कस्बा था। जय स्तंभ चौक से 4 किलोमीटर में शहर खत्म हो जाता था। जहाँ शैलेंद्र नगर मेरा अभी पैतृक घर है, वहाँ कुछ भी नहीं था, मैदान हुआ करता था उस समय 75-76 में। अब ये कस्बे से शहर में बदल गया। अब शहर से हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, कैपिटल बन गया। कैपिटल की जो चुनौतियां होती हैं वो सब चुनौतियां यहाँ आ गई। कैपिटल होने से हजारों की संख्या में माइग्रेटेड पॉपुलेशन रोज आती है। रोज 25-50 हजार 1 लाख लोग रायपुर शहर आते हैं किसी न किसी काम से और यहाँ से काम करके जाते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, जब लोगों को लगता है कि कोई समस्या
शासन के ध्यान में लाना है तो पूरे प्रदेश से लोग चलकर रायपुर में प्रदर्शन करने आते हैं, यहाँ अपनी बात कहने आते हैं। तो जो राजधानी ये बना है और जिस तेजी से शहर बढ़ रहा है, रायपुर के चारों तरफ जितनी नवीन कॉलोनियां बन गई हैं, जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, जितना ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया है, उन सबको देखते हुए ये आवश्यक था कि इस शहर को में पुलिस को तदनुसार परिवर्तित किया जाए। और ये शासन ने सोचा और शासन ने ये किया, ये बड़ी बात है। और अब हमारे पाले में गेंद है कि हम अच्छा काम करें और शासन ने जो विश्वास हम पर जाहिर किया है, उस विश्वास पे छत्तीसगढ़ पुलिस के सदस्य के रूप में हम लोग खरे उतरे और हम सब अधिकारी और पूरी पुलिस फोर्स उसी लाइन पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सवाल ये था कि शहर में ट्रैफिक के लिए टोटल यहाँ 4 व्हीलर को टो करने के लिए एक भी वाहन नहीं, एक इंडस्ट्री ने दिया था वो वाहन भी खराब हो गई है। एक उसके अलावा ट्रैफिक की जितनी भी गाड़ियां हैं ज्यादातर उसमें कंडम हो गई हैं और आईटीएमएस कैमरे जो लगे हैं 530, उसमें से करीब 90 कैमरे खराब हो चुके हैं। उसमें इसके अलावा यहाँ कम्युनिकेशन के लिए ट्रैफिक के पास जो आपके वायरलेस चौक होने चाहिए वो वायरलेस सेट है नहीं। तो ये सब इतनी खामियां हैं, क्या करेगा। उसके बाद जितनी जरूरत के हिसाब से बल है, राइट, के इसमें जो उल्लेख किया गया 2000 से ज्यादा की बल की जरूरत है ट्रैफिक के लिए रायपुर शहर के लिए, और अपने पास केवल 600 है। तो इतने में कैसे ये मैनेज करें। इसी में सर एक चीज और है कि ई व्हीकल्स जितने ज्यादा हो गए, ई व्हीकल्स के जो नंबर प्लेट्स हैं वो ट्रेस नहीं हो पा रहे, वो आपके कैमरे में डिटेक्ट नहीं हो रहे, जिसका लेटर मुझे आप लोगों ने भेजा लेकिन उसका अब तक इतना हम तक काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो गाड़ियां आपकी चल रही हैं यहाँ पे उसमें ब्लैक फिल्म प्रतिबंधित है, उसके बावजूद जितनी गाड़ियां जो वीआईपी कल्चर की या लग्जरी गाड़ियां उसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई है। इस सब में पुलिसिंग क्या कर रही है? देखिए, ये बात आपने जो ट्रैफिक की समस्या बताई, इससे कोई इनकार नहीं कि ट्रैफिक की समस्या है। और ये समस्या ये भी सच है कि जो भी देश के पुराने शहर हैं, उन सब पुराने शहरों में ये समस्या रहती है। आप देश के भोपाल चल दीजिए, इंदौर चल दीजिए, जबलपुर चल दीजिए, ग्वालियर चल दीजिए, मुंबई चल दीजिए, चार मीनार के पास हैदराबाद चल दीजिए, चांदनी चौक दिल्ली चल दीजिए, जहां भी पुराने शहर हैं वहां ट्रैफिक कंजक्शन की समस्या है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो उसका कारण ये है कि जो सड़कें बनी हुई हैं वो सड़कें आज से 30 साल 40 साल पहले भी उतनी ही थी जब जितनी अभी हैं, बल्कि उन सड़कों पे बहुत सारे नए मॉल, नए हॉस्पिटल, नए कॉम्प्लेक्स बन गए, तो उस पे उन सड़कों पे दबाव और बढ़ गया। जितने पार्किंग के स्थल आज से 25 साल 30 साल पहले थे, वो पार्किंग के स्थल और कम हो गए और सिकुड़ गए हैं और वाहनों की तादाद कई 100 गुना या 1000 गुना बढ़ गई है। जो उंगली पे गिनी हुई वाहनें होती थी, अब वो बहुत ज्यादा वाहनों की तादाद बढ़ गई है। तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो समस्या तो अपनी जगह है। जो गैप्स आपने बताए, देखिए हर व्यवस्था में आप भी जहां काम कर रहे हैं, आप भी उन्हीं सब सीमाओं के साथ काम कर रहे हैं। यदि मैं आपके अपने काम की भी बात करूं तो आपको जो जो संसाधन और चाहिए, वो बहुत सारे संसाधन ऐसे आप चाहते होंगे जो जिससे आप अच्छा काम कर सकें, लेकिन सभी चीजों की एक सीमा होती है। तो उस सीमित संसाधन में और उस उपलब्ध संसाधन में ही हमें सर्वोत्तम करना पड़ता है। लेकिन ये सही है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप 15 साल पहले जाके देखिए तो आईटीएमएस था ही नहीं, शहर में एक भी कैमरे नहीं थे। आज आईटीएमएस लगा, 503 कैमरे शहर में है। आज हम मैनुअल चालान छोड़ के पूरा ई चालान में चले गए हैं। हम पूरे कर्मचारी जो बैठ के सिर्फ पर्ची काटते रहते थे, रसीद में काटने में अपना समय खराब करते थे, वो अब सबकी रसीद जमा करा ली गई है। वो सिर्फ सीटी बजा के ट्रैफिक ठीक करने का काम कर रहे हैं। उनसे कोई आदमी, तो इसमें हम आगे आए। पहले हमारे पास ट्रैफिक में बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं थी, तो आज हमारे 49 ट्रैफिक मोबाइल चल रहे हैं। ये सही है कि गाड़ियों की स्थिति कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है, गाड़ियां कहीं अच्छी या कहीं थोड़ी कमजोर हो सकती हैं, लेकिन संसाधन बढ़े हैं और संसाधन को ठीक करने का लगातार प्रयास हर लेवल पे हो रहा है। जैसे बल की आपने बात की, अभी हमारे यहाँ आरक्षक, सही है कि भर्ती नहीं हुई थी तो आरक्षकों की कमी थी,
लेकिन अब भर्ती हो गई है तो करीब 541 आरक्षक हमारे नए भर्ती हुए हैं। उसमें से अभी 186 आरक्षक ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगले 4 महीने में वो ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। तो ये 500 550 आरक्षक ट्रेनिंग करके आएंगे। अभी 1000 सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का पास आउट हुआ है। जो मिडिल लेवल पे हमारे यहाँ दिक्कत थी वो अभी जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग में गए हैं। वो जैसे ही ट्रेनिंग से आएंगे सब इंस्पेक्टर काफी बड़ी संख्या में हमको मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये गैप जो है ये हमेशा बना रहता है। हमको अगर इतना चाहिए तो जब तक हमको उतना मिलता है तब तक सोसाइटी थोड़ी और आगे बढ़ जाती है और फिर हमारी जरूरत भी बढ़ जाती है। तो ये समस्या है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास जो उपलब्ध है उससे आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं, वो प्रयास है। तो सर्वोत्तम करने के प्रयास की दिशा में ही हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने जो छोटे छोटे कदम उठाए वो मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। और चूंकि आप लोग हमसे ज्यादा इस शहर में घूमते हैं, हमसे ज्यादा आप शहर की सड़कों पर रहते हैं, तो आपका जो भी फीडबैक होता है, जो भी सुझाव होता है, या जो भी आप लिखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलते हैं, उसको हम लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उससे कुछ सीख के हम लोग अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। हमने ट्रैफिक में सबसे पहला काम किया कि अपने पूरे अधिकारियों को चालान से मुक्त कर दिया और उनको हमने कहा कि हमारा काम है ट्रैफिक को सुचारू रखना, और सुचारू ट्रैफिक को रखने में आप पूरा 24 अपना समय उसी पे लगाइए, चालान खड़े होकर करने की जरूरत नहीं है। तो हम उससे चालान से निकल गए। हमने एक एप्लीकेशन लिया, इससे क्या नाम है, NIC से, और वो अपने लोगों के कैमरे में दे दिया। अब उनको चालान लिखने की जगह कुछ नहीं है, उनको सिर्फ अगर कोई वायलेट किया है तो उसकी फोटो खींचना है या वीडियो बनाना है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड हो जाएगा तो वो चालान आ जाएगा। उसको ना किसी से बहस करना है, ना किसी से उसको पैसे का ट्रांजैक्शन करना है चालान के रूप में, और ना उसको कोई कार्रवाई करना है। एक हमने ये परिवर्तन किया। दूसरा, हमने पूरे शहर का अभी सर्वे करवा रहे हैं। मतलब जो पहले सर्वे कराए हम, उसमें हम लोगों ने बॉटल नेक ढूंढे कि शहर में कहाँ कहाँ बॉटल नेक है। आप अगर चलेंगे तो स्टेशन से चलेंगे तो स्टेशन के थोड़ा आगे आएंगे तेलगानी नाका के पास तो गुरुद्वारे के पास जहाँ टर्निंग है वहां जाम लगता है। फिर आप आएंगे तो जहाँ जवाहर मार्केट मुड़ता है MG रोड में वहां जाम लगता है। फिर आप इधर आएंगे तो जो फूल चौक से गली नयापारा में मुड़ती है वहां जाम लगता है। मालवी रोड में जाएंगे तो जहाँ चिकनी मंदिर और बंजारी अमरदीप टाकीज वाली टर्निंग है वहां पे जाम लगता है। तो ऐसे हम लोगों ने स्थल चयनित किए बॉटल नेक के। वो स्थल करीब 41 स्थल 41 हमको मिले जहां बॉटल नेक है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। हमने अपने 49 मोबाइल को उन जगहों पे पदस्थ कर दिया। 49 मेरे पास ट्रैफिक के मोबाइल्स हैं। उन 49 टेंगो मोबाइल्स को हमने एक एक स्थान दिया है कि ये स्थान तुम्हारा है, तुम ये स्थान नहीं छोड़ोगे और इस स्थान का तुम ट्रैफिक रेगुलेट करोगे। लेकिन जब उनको हम इस स्थान में खड़ा कर दिए तो हमको ये समझ में आया कि इनके स्थान भी अंदरूनी क्षेत्रों में भी कभी कभी जाम लग जाता है। जैसे रायपुरा ब्रिज के नीचे जाम लग जाता है हमेशा, संतोषी नगर ब्रिज के नीचे जाम लग जाता है, अनुपम नगर के पीछे। अब अनुपम नगर सिग्नल की स्थिति ये है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि जाम नहीं लगता तो भी 3 बार जब ट्रैफिक का सिग्नल हरा होता है तब गाड़ी निकल पाती है, क्योंकि ट्रैफिक उतना ज्यादा है। बंबई में हम जाते हैं तो 6 बार में गाड़ी निकलती है। ट्रैफिक का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा समय लगेगा, अब उसका कोई हल नहीं है। तो अभी हमने परसों ही इसके लिए जब जाम को हमने स्पेसिफिक जाम की समस्या को टारगेट करके हमने गूगल से लाइव टाई अप किया है। अपने 3 स्क्रीन बड़े लगाए ITMS में, जिसमें शहर का गूगल मैप पूरे समय चलते रहता है। उसके सामने आदमी बैठा रहता है, जहां उसको रेड या चेरी रेड होता हुआ दिखता है वो तत्काल उस जगह पे अतिरिक्त भेजता है। इसके लिए हमने 10 पेट्रोलिंग पार्टी कल गठित की है। उनको हमने गाड़ी दी है, सेट दिया है, आदमी दिया है और उनको बोला है कि जहां भी जाम लगे ये अतिरिक्त इसका और कोई काम नहीं है। वो ना VIP ड्यूटी में जाएगा ना दूसरे ड्यूटी में जाएगा, अपने इलाके के मुख्य चौराहे में खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था करेगा, जहां से कंट्रोल पॉइंट देगा वहां जाके जाम क्लियर कराएगा। तो वो उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम से बात हुई है, कुछ नो वेंडर जोन बनाना है हमें, पर वो तभी बन पाएगा जब वेंडर के लिए कोई जगह निश्चित हो जाएगी। तो कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ नगर निगम में इसके लिए काम हुआ है। तो नगर निगम जैसे ही वेंडर जोन सभी क्षेत्र जोन के लिए बना देगी, फिर हम अगला स्टेप ये करेंगे कि जो ठेले और खोमचे रोड पे ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं उनसे हम
उनको समझा बुझा के और कार्रवाई करके उनको हम वेंडर जोन में भेजेंगे। आपने ये बॉटल नेक का उल्लेख किया, एक जो बॉटल नेक ताजियापाड़ा से लेके शारदा चौक तक, इसको लेके वर्षों से सवाल तैर रहा है, मतलब 2-3 दशक हो चुके हैं और 2 विकल्प इस समय जो है जिसमें लगातार चर्चा हो रही है। एक तो ताजियापाड़ा से शारदा चौक का चौड़ीकरण और दूसरा वहां पे फ्लाईओवर बनाए जाने वाली बात हो रही है। तो इन दोनों में जो है चौड़ीकरण की बात करें तो बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक का जब भी हम किसी रोड को या किसी चौराहे को या फ्लाईओवर बनाते हैं तो उसमें ना मैं एक्सपर्ट हूं, ना आप एक्सपर्ट हैं, ना हम कोई एक्सपर्ट है। ट्रैफिक इंजीनियर्स इसीलिए होते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, जो उस क्षेत्र में आने वाले ट्रैफिक के वॉल्यूम को नापते हैं कि उसमें कितनी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी छोटी गाड़ियां आ रही हैं, कितने पैदल लोग आ रहे हैं, कौन कौन से रास्ते आके मिल रहे हैं, उस पर ट्रैफिक का फ्लो कितना है और उसके आधार पर वो सॉल्यूशन सुझाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो भी चीजें हैं इसको इस पे सही इसका मूल्यांकन करके कि क्या चीज ठीक रहेगी। मैं बिना सर्वे बिना मूल्यांकन के बोल दूं ये ठीक रहेगा तो वो सतही बात हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ट्रैफिक इंजीनियर्स जो हैं उनके माध्यम से ही वही इस बात का सही जवाब दे सकते हैं कि इस जगह पे कौन सी ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेस्ट होगी। ये मेरा नाम अविनाश चंद्रवंशी है, मैं बीएसटी से पत्रकार हूँ। सर, रोजाना मैं कई थानों में जाता हूँ और वहाँ पहले भी आपसे चर्चा होती है कि रात में यदि कोई घटना होती है या फिर किसी भी विवाद होता है, पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से सूचना जाती है और रात में ही पुलिस जो है उन्हें हिरासत में लेकर या पूछताछ के लिए थाने लेकर जाती है। लेकिन उसके बाद स्थिति ये होती है कि वो जो रात में जिनकी ड्यूटी रहती है वो स्टाफ वापस चले जाते हैं छुट्टी पर या फिर उन्हें जो भी रिलैक्स टाइम मिलता होगा और तब तक वो परिवार दिन भर थाने में सफर करता है या किसी की गाड़ी चलती होती है तो दिन भर सफर करता है और वहाँ थाने की जो स्टाफ है वो ये कहते हैं कि जो इन्हें पकड़ कर लाया है वो इसकी जानकारी देगा। ऐसे में फैमिली काफी सफर करता है सर, तो सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं उनका परिचय नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या कुछ बेहतर परिवर्तन इसमें किए जाएंगे क्योंकि सिस्टम काम करना चाहिए। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और आपने ये बात मुझे 15-20 दिन पहले बताई थी 1-to-1 जब आप ऑफिस आए थे। उसके बाद जो अगली हर शनिवार को मैं मीटिंग लेता हूं, हर शनिवार की रात को 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक हम लोग बैठते हैं सभी अधिकारी। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते हम लोग क्या क्या किए, उसमें कहाँ कमी रह गई, क्या नई चीज आई और अगले हफ्ते के लिए हम लोग अपना टारगेट तय करते हैं कि अगले नेक्स्ट वीक में हमको क्या करना है। तो ये हर हफ्ते, आजकल हम मंथली मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, हम अपना साप्ताहिक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने बताया था मैंने अगले सप्ताह ही इस बात को मीटिंग में रखा था और इस बात का सॉल्यूशन हम लोगों ने ये खोजा है कि हर थाने में एक लॉग बुक होगी। उस लॉग बुक में जो भी आदमी ऐसा गिरफ्तार करके या हिरासत में लेके लाया गया है किसी कारण से थाने में, उसकी व्यवस्था लिखा जाएगा और अगले दिन जो ड्यूटी चेंज होगी, जो रात का ड्यूटी अफसर है वो जब सुबह ड्यूटी अफसर 8 बजे बदलेगा तो दिन के ड्यूटी अफसर को लिखित में सौंपेगा कि ये 3 आदमी हवालात में बैठे हैं या थाने में बैठे हैं, इन आदमियों को इस कारण से लाया गया था और इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी है। ये व्यवस्था हमने आपके बताने के बाद लागू कर दी है। मेरे ख्याल से इफेक्टिवली लागू हो गई होगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही होगी, हो सकता है कहीं फिर शिकायत उसके बाद भी आ रही हो, लेकिन हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आपके बताने के बाद, ये व्यवस्था लागू करने के बाद मेरे पास एक भी फोन ऐसे नहीं आए कि साहब हम बैठे हैं और हमको जबरदस्ती कोई बता नहीं रहा है कि क्या करना है। यदि आएगा तो उसको फिर से मैं देखूंगा कि वो गड़बड़ ना हो। और ये आपने बहुत ही अच्छा मुझे ध्यान में लाया था क्योंकि आदमी बहुत परेशान होता था इसमें, तो उसको हमने लागू कर दिया। इधर से सर एक सवाल मेरा है, हाँ। क्राइम ग्राफ और रेशियो को लेकर है मेरा सवाल कि 2023-24 में जो रायपुर जिले की हम बात करते हैं तो प्रति 1 लाख पे 28.4 जो व्यक्ति है इनका क्राइम रेशियो था, लेकिन हम 24-25 पे आते हैं वो ग्राफ में लगातार 11% की कमी हुई। तो ये अपन सीधे आंकड़े के हिसाब से समझे तो 17,500 यदि हम आंकड़ा लेते हैं 23-24 का तो वो 15,885 हुआ था 24-25। तो क्या ये ग्राफ 11% का जो ग्राफ कम हुआ है, इस ग्राफ से संतुष्टि है
क्राइम रेशियो को कम करने के या इस पे और भी बेहतर कुछ कार्य किया जाएगा? देखिए, दूसरा सर एक इसी पे एडिशन है कि आपने प्रतिभूति शब्द का उल्लेख किया, तो प्रतिभूति शब्द का उल्लेख जो आपने किया है तो ये क्राइम के हिसाब से प्रतिभूति है, एक पॉकेट मार का अलग ये प्रतिभूति लगेगा, लूट वाले की इतना प्रतिभूति लगेगा, हत्या वाले की ये प्रतिभूति लगेगा, ये कैसा प्रतिभूति होगा? नहीं, ये आपके दोनों सवालों का उल्लेख मैं जवाब देता हूँ। प्रतिभूति जो है ये लूट चोरी डकैती नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन में लेते हैं हम 151 में, 107-16 में, 110 में, जिला बदर में, ये जो प्रिवेंटिव एक्शन हम ले रहे हैं, लूट डकैती चोरी को सुनवाई का हमको अधिकार नहीं है, उसको माननीय जुडिशियल जज सुनते हैं, उनको उनके यहाँ सुनवाई होती है। हमें जो अधिकार मिला है वो BNSS की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धाराएं हैं, जो पुराने CRPC में 107-16, 151, 110 आप सुनते थे, उन पे सुनवाई का अवसर मिला है। और उन यदि अभ्यस्त अपराधी ये 110 में आया है जो कई अपराध कर चुका है, तो नेचुरली हम कोशिश करेंगे कि मुचलका की जगह उससे बॉन्ड लें कोई। यदि कोई आदमी पहली बार 107-16 में आया है, आपस में छोटा सा झगड़ा हो गया और वो आया है, तो हम उससे उसका अपना शपथ पत्र लेके उसका एक मुचलका उसको लिख देंगे हम, तो वो उसके पुराने अपराध कितने हैं उसके आधार पर ये जो अधिकारी है वहां पे जो न्यायालयीन कार्य में संलग्न है, वो अधिकारी अपने विवेक से निर्णय करता है। ये न्यायालय के विवेक पे निर्भर करता है, इसके लिए कोई लिखित नियम और कानून नहीं है। दूसरी बात, आपने अपराध के आंकड़े की बात की, जहां तक मेरी व्यक्तिगत समझ है और मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं आंकड़ों में कभी जाता ही, मुझे अपराध बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं इसको मैं अच्छी पुलिसिंग, अपराध कम हो गई तो पुलिसिंग अच्छी है, अपराध बढ़ गया तो पुलिसिंग खराब है, ऐसा मैं मानता नहीं। मेरा मानना ये है कि यदि सोसाइटी बढ़ रही है, सोसाइटी में समस्याएं बढ़ रही हैं, तो संभव है कि अपराध भी बढ़ेंगे। क्यों, कैसे अपराध कम होंगे? यदि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो एक्सीडेंट को कम करना दिक्कत की बात है अगर तो, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपराध नियंत्रित रहें। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो भी अपराध हो रहे हैं वो अपराध दर्ज जरूर हो, और दर्ज हो कि उन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन जरूर हो। तो अपराध बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ये उस साल की, उस समय की काल परिस्थिति पे निर्भर कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे अपराधों में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होता है, या तो किसी साल थोड़ा अपराध बढ़ जाएगा 2-4% या 2-3-4% कम हो जाएगा। सोसाइटी में एकदम से कोई अपराध सोसाइटी में ऐसा हो कि अपराधी खत्म हो जाए या ऐसा हो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर चिंता की बात है कि दोनों में यदि बहुत परिवर्तन आ जाए तो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है अपने अनुभव के आधार पे। इस तरह की एक गंभीर समस्या है जो एक बड़े वर्ग यहाँ इससे सफर कर रहे हैं, जो साइबर ठगी से परेशान है। एक उसके अलावा लोकल स्तर पे भी अब साइबर ठगी होनी शुरू हो गई है, लोग न्यू अकाउंट का धंधा शुरू कर दिए। एक उसके अलावा यहाँ ड्रग्स के कारोबार बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो ये अपराध का तो मूल यही तो शुरू होता है ड्रग्स और आपकी आर्थिक अपराध से, तो उसके लिए क्या है सर? देखिए, दोनों बिंदु पे मैं आपको अपनी बात कहता हूं, लेकिन अपराध कहाँ से शुरू होता है उसमें चूंकि आप सब बहुत ही सम्मानी जन बैठे हैं, मैं बताता हूं कि हमारी सोसाइटी में कोई भी आदमी जो जीवन में पहला वायलेशन करता है वो ट्रैफिक रूल का वायलेशन करता है। हर आदमी कोई कानून का पहला उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करता है। यदि माता पिता के रूप में, सोसाइटी के रूप में, समाज के रूप में हम बच्चे को वहीं रोक दें और बता दें कि तू यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हो, यह कानून का उल्लंघन है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो जीवन में बच्चे दूसरे कानून के उल्लंघन से बच जाएंगे। तो पहला वायलेशन कोई बड़ा अपराध कोई नहीं करता, सबसे पहला अपराध आदमी वही करता है। और वही हमको सोसाइटी के रूप में अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन भी कानून का उल्लंघन है और कानून का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। जहां तक आपने बात की साइबर क्राइम की, ये बात सही है कि साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है, और कोई रायपुर पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नहीं, पूरे देश की पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का क्राइम है जो 7-8-10 साल में होना शुरू हुआ है, और ये ग्लोबल क्राइम है। कहीं का आदमी भी
कहीं भी बैठ के कहीं के आदमी से भी ठगी करता है। अभी आपने देखा होगा पिथालिया कॉम्प्लेक्स में बैठ के अमेरिका वालों से 55 करोड़ की ठगी कर दिया आदमी, पिथालिया कॉम्प्लेक्स में बैठ के अमेरिका के लोगों से ठगी कर रहा था। तो इस क्राइम के साथ दिक्कत ये है कि ये कहीं का भी अपराधी कहीं के भी अपराधी के साथ ठगी अपराध कर जाता है। दूसरा, ये अपराध लेयर में होता है। अभी हमने एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते करते हम 11 लेयर तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी हम आखिरी लेयर तक नहीं पहुंच पाए। उसके आगे कितनी लेयर है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, वैसे ये नहीं पता चलता कि इसकी आखिरी तक कहाँ लेयर जाके खत्म होगी। यानी अगर किसी के साथ 1 करोड़ की ठगी हुई है और थोड़ा सा समय अगर बीत गया तो वो 1 करोड़ रुपए 10 अकाउंट में बढ़ जाता है। फिर थोड़ा समय बीत गया 15 मिनट तो 10 अकाउंट 100 में बढ़ जाता है, फिर वो 100 में 1000 में बढ़ जाता है। वो ऐसा फैल जाता है कि उसको समेटना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही टेक्निकल अपराध है और एकदम नए तरीके का अपराध है। इस अपराध से लड़ने का जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि हम अपने लोगों को शिक्षित और साक्षर कर दें, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, जो या ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट और बाकी चीजें यूज करते हैं। विडंबना ये है कि आज बैंक के उपभोक्ता के रूप में मैं और मेरी उम्र के बहुत सारे लोग, जो हम लोग डिजिटली बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, आज भी हम कहीं फंस जाते हैं तो अपने बच्चों को फोन करते हैं कि ऐसा हो गया, क्या करूं आगे बताओ करके। हम सब डिजिटल पेमेंट के मोड पे चले गए हैं, हम सब ऑनलाइन पेमेंट के मोड पे चले गए हैं। बैंक ने भी अपने उपभोक्ताओं को इस बात के लिए ट्रेंड करने और साक्षर करने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए था, उतना प्रयास बैंक की तरफ से भी नहीं हुआ और उसका परिणाम ये है कि साइबर ठगी बड़ी संख्या में बढ़ गई। आज 100 रुपए यदि फिजिकल चोरी हो रही है तो उसी अवधि में 1000 रुपए साइबर से चोरी हो जा रहा है व्यक्ति का। और यहां नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में हो रहा है। तो साइबर ठगी को रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हम अपने लोगों को साक्षर करें, उनको हम डूज और डोंट्स बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके लिए हम लोग एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। हम बैंक्स को भी अपने साथ पार्टनर के रूप में जोड़ रहे हैं, आपको भी मीडिया समूह के रूप में हम अपना पुलिस कमिश्नर का पार्टनर बनाएंगे और भी लोगों को बनाएंगे। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, सबसे बात कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं और एक बड़ा अभियान चलाएंगे जिसमें हम एक साथ पूरे शहर में 100, 200, 300 कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करेंगे, जिसमें 1-2 लाख लोगों को हम सीधे कैसे साइबर ठगी होती है, साइबर ठगी से बचने के लिए क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये लोगों को 1 to 1 बताने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया और बाकी माध्यमों से तो भारत सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके हम तक सब बता ही रहे हैं। दूसरा चैलेंज इसमें मेरे पास ये है कि मेरे अपने आदमी भी इसको डील करने में अभी एक्सपर्टाइज नहीं। आज भी कोई अगर 55 साल का थानेदार है जो साइबर युग का नहीं है, कंप्यूटर युग का नहीं है, उसके पास यदि कोई साइबर ठगी की शिकायत आ जाती है तो वो उससे बचने की कोशिश करने लगता है। उसको समझ में नहीं आता ये क्या बात कर रहा है और क्या लेके आ गया है। तो दूसरा चैलेंज हमारे पास ये है कि हमको अपने लोगों को भी ट्रेन करना है। उसके लिए भी लगातार ट्रेनिंग चल रही है, मुख्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर, भारत सरकार स्तर पर लगातार ये कोशिश हो रही है कि अपने लोगों को साइबर ठगी क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसको डील करने के लिए ट्रेंड किया जाए। तो ये चूंकि अभी 7, 8, 10 साल का अपराध है और इससे निपटने के लिए जब पूरी फोर्स, खासकर जो अभी नए लड़के हमारे रिक्रूट होके आ रहे हैं, इनके बेसिक ट्रेनिंग में ही चीजें उसमें डाली गई हैं। जो सब इंस्पेक्टर 1000 निकल के आ रहे हैं, ये सब उसमें एक्सपर्टाइज होके आ रहे हैं। जो सिपाही अभी पूरे प्रदेश से 10,000 से ऊपर निकल के आएंगे, वो उसमें प्राथमिक शिक्षा लेके आएंगे उसकी। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके परिवर्तन में जो समय लगना है वो समय लगेगा। सर जैसे और दूसरी बात इनकी बोल दूं, एक बात और बोले थे नशा की, गिरीश जी की बात नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो गिरीश जी ने दूसरी बात बोली नशे की। ये सही है कि नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरे देश के युवाओं के लिए चैलेंज है, हमारे यहाँ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले 10, 12, 15 साल में ये चैलेंज और बढ़ा है। इवन मैं 2016, 17 में जब यहाँ एसपी था, तब जो स्थिति थी और आज जो स्थिति देख रहा हूँ, दोनों में अंतर दिख रहा है, स्पष्ट अंतर दिख रहा है। तो
नशा जो है और खासकर ये सूखा नशा, ये पूरी पीढ़ी को खा जाता है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है और वो लंबा जो समय लेना है लेगी और उस पे प्रयास भी करना पड़ेगा। हम इसको 2 लेवल पे लड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो हमने ये किया है कि हमको सप्लाई लाइन रोकना है, नशे की सप्लाई लाइन को हमको काटना है किसी भी हालत में, और जो नशा यहाँ आ रहा है उसको रोकना है। अभी पिछले दिनों मैं आज ही रिव्यू कर रहा था, तो जिस दिन से कमिश्नरेट बना है तब से लेके आज तक हमने 92 कार्रवाई 92 कार्रवाई नारकोटिक्स की है, जिसमें हमने 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 58 लोग राज्य के बाहर के लोग हैं, जिसमें हमने दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा सब जगह के लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के एनडीपीएस के प्रकरण में हम लोगों ने तय किया है कि इस प्रकरण की विवेचना हम एंड टू एंड करेंगे। हम सिर्फ कुरियर को पकड़ के उसको चार्जशीट करके नहीं रुकेंगे, हम वो कुरियर रिसीव कहां से कर रहा था, उसका सप्लायर कौन है, उस सप्लायर तक भी जाएंगे और जो रिसीव करने वाला था रिसीवर तक भी जाएंगे। दोनों एंड पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमने कुछ प्रकरण तैयार किए हैं अपने, जो अगले 5-7 दिन में पेश हो जाएंगे। उसका भी इम्पैक्ट आएगा कि जो बड़े कुख्यात यहाँ के ड्रग तस्कर थे, जिन्होंने ड्रग की तस्करी करके करोड़ों की संपत्ति बना ली है, उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा हमने प्राप्त किया है। उसका हमने ऑडिट करवाया है, जो फोरेंसिक ऑडिट होता है, जो सीए होते हैं उनमें से कुछ सीए फोरेंसिक ऑडिटर होते हैं, उससे हमने फोरेंसिक ऑडिट कराया है और ये तय किया है कि इसकी ये संपत्ति जो है ये इस व्यवसाय से ही आई है, अवैध व्यवसाय से। और दिल्ली, बॉम्बे में सफेमा कोर्ट है, सफेमा कोर्ट में हम इसका प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगले 1 आध हफ्ते में ही हमारे प्रकरण सब प्रस्तुत हो जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन संपत्तियों के हम कुर्की करें। जैसे बिलासपुर में हम लोगों ने, जब मैं बिलासपुर में था तो 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनकी कुर्क की थी हमने 12 प्रकरणों में, तो वो प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। तो सप्लाई लाइन पे काम करने की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट, ये मैं नहीं बोलता कि कोई चमत्कार हो गया या बंद हो गया, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि ये बड़ी समस्या अभी भी मुंह बाय खड़ी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि पहले जो आदमी फिजिकल सामान लेके आता था वो कुरियर का यूज करने लगा। वो कुरियर में ऐसे ही भेज देता था, तो वो हम देख रहे हैं कि वो खिलौने के अंदर रख के भेज रहा है या बीपी मशीन के अंदर रख के भेज रहा है, यानी वो उसको एक ये बनाए भय कि ये चीजें हो सकती है, पकड़ा रही है पुलिस, इसमें सक्रिय है। दूसरी चीज जिसमें हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है वो डिमांड लाइन कम करने की जरूरत है, कि सप्लाई लाइन हम काट रहे हैं लेकिन नशे की डिमांड जनरेट ना हो सोसाइटी में, ये काम हम सबको मिलकर करना है। इस काम को समाज के हर व्यक्ति को मिलकर करना है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये देखना है कि मेरा बच्चा कहीं नशे की लत में तो नहीं पड़ रहा है। भाई हर नागरिक के, आज सबके 1 या 2 बच्चे हैं, हम लोग यदि हर नागरिक अपने 1 और 2 बच्चों को ठीक ढंग से देख ले कि ये बच्चा कहीं नशे की लत में ना पड़ जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, स्कूल के शिक्षक जो 40 बच्चों की क्लास ले रहे हैं वो 40 बच्चों को अनुशासित और नियंत्रित करने की कोशिश करें, और समाज के रूप में हम सब लोग अपने मोहल्ले में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है तो उसको हम चिन्हित करके कार्रवाई करा लें, उसको ठीक कर लें। सब लोग जब मिलके करेंगे ना, ये बहुत बड़ा काम है। इस काम को मैं यहाँ ये बैठ के नहीं बोल सकता कि मैं कमिश्नर रायपुर के रूप में खत्म कर दूंगा। मुझे मालूम है कि सबका सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता, तो इसमें हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे और किसी प्रोफेशन में हो, हम सबको अपनी अपनी आहुति इसमें डालना ही पड़ेगा, अपना अपना हिस्सा, अपना अपना रोल इसमें अदा करना ही पड़ेगा। और अपने शहर की बात है, अपने बच्चों की बात है। आज बगल में आग लगी दिख रही है, अगर नहीं ठीक करेंगे तो कल आग अपने घर में आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। तो हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो इसमें सकारात्मक और कुछ ठीक ठाक रिजल्ट हम लोग पाएंगे, और हम लोग ईमानदारी से इसमें कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल हो रहे हैं इसका मूल्यांकन आप करिएगा, इसका मूल्यांकन मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। दो सवाल। हाँ, So prevention of the crime, the problems of the crime is lack of moral education. Now today in the schools, so
moral education absolutely going down, then we police must have inculcate moral education among the 3 zones in the Raipur. It's very essential among the youth, among the people, those who are going toward the downwards of the crime. So this is the cause rules. Entire the police, previously also given the suggestion, entire the Raipur division, especially the commissioner of police, the 3 divisions, they have to educate the moral education corner to corner among the people, those who are going toward the youth crime direction. Moral education, it gives the more effect. अभी आपने जो कहा ना, वो हमने शुरू किया है। बहुत बड़े पैमाने पे हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया है कि हम बच्चों को साथ जुड़ रहे हैं। अभी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने पुलिस स्टेशन की विजिट कराएं, पुलिस के काम को समझाएं, और उसी दौरान बातचीत के दौरान उनको मॉरल की बात जो आपने कही वो उनको ये हम समझाएं कि नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यातायात नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। कल जैसे आप कंट्रोल रूम में देखेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 150 बच्चे आए थे, वो एडिशनल डीसीपी तारकेश के साथ बैठे थे, 3 घंटा उनके साथ संवाद करके गए। परसों खमतराई थाने में वहाँ के एक स्कूल के 200 बच्चे आए थे, वो मयंक गुर्जर के साथ समय बिताए। तो वॉल्यूम बड़ा है और इसमें एज पुलिस ऑफिसर हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना वही है कि इस चीज को सबसे अच्छा घर के पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2 बच्चों को ही करना है अपने। उसके बाद स्कूल के शिक्षक कर सकते हैं, क्योंकि उनको 40 बच्चों के साथ करना है। मेरे हिस्से में तो शहर के 5 लाख बच्चे हैं, मेरे हिस्से में तो 5 लाख बच्चे हैं, पर शिक्षक जो क्लास का टीचर है उसके पास 40 बच्चे हैं बस। घर में माता पिता के पास 2 ही बच्चे हैं। तो हम सब लोग मिलकर करेंगे तो ऐसा कोई ये ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर करेंगे तो इसको कर सकते हैं। राम राम एक अंतिम सवाल आपको। दुबे जी का अभी आप बातचीत में कह रहे थे कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से ऑफिसर रिलेटेड प्रणाली, तो जो पहले ये नहीं थी वो ऑफिसर रिलेटेड नहीं, ऑफिसर की संख्या देखिए, पहले 9 ऑफिसर थे। सुनिए ना, पहले 9 पहले यहाँ 9 या 10 गस्टेड अफसर, यानी सीएसपी से लेके एसपी तक 10 या 11 ऑफिसर थे। आज एसीपी से लेके सीपी तक 36 ऑफिसर हो गए, एसीपी से सीपी तक 36 ऑफिसर हो गए। लगभग 3 गुना अधिकारियों की संख्या बढ़ गई। पहले 2 एडिशनल एसपी होते थे, एक एडिशनल एसपी सिटी, एक एडिशनल एसपी देहात। अब एडिशनल एसपी हो गए हैं 11 एडिशनल एसपी है। अधिकारियों की, ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई। तो ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई तो नेचुरली ये सब ऑफिसर्स के जो मैंडेट है, जो इनका काम है, वो भी यही है कि पब्लिक की समस्या सुनना और थाने के कार्य को नियंत्रित, सुपरवाइज करना, और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो इसको देखना। ये सब अधिकारियों का घुमा फिरा के काम वही है। तो चूंकि अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये मैं अंदाज से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो कंप्लेंट आती थी ना, जैसे मैं पहले दिन जब बैठता था, या मैं भी कई जिलों में एसपी रहा, तो जब मैं एसपी के रूप में बैठता था तो लोग नॉन रिपोर्टिंग की कंप्लेंट बहुत आती थी मेरे पास कि साहब एफआईआर नहीं हुई करके। अब मेरे पास वो कंप्लेंट की संख्या कम हुई है आने की। नॉन रिपोर्टिंग की क्यों कम हुई है? क्योंकि ये काम वो गस्टेड अफसर बैठ के देख रहे हैं। पहले समस्या यदि उनके पास आई तो वो तत्काल उस पर कार्रवाई करा दे रहे हैं, तो उस लेवल पे ही कार्रवाई हो रही है, तो उसको ऊपर आके शिकायत करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो चीजें बदलेंगी और निश्चित रूप से बदलेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और सकारात्मक दिशा में बदलेंगी। बस वो उसके लिए जो समय लगेगा, और वो समय तो लगेगा ही। ये देखिए, आपकी संख्या बढ़ गई, काम करने वालों की संख्या कम हुई है। नहीं ऐसे सुन, क्या है कि आपकी बात से मैं असहमति नहीं दिखा रहा हूं। जितनी जरूरत होती है उतने आदमी कभी भी कहीं भी नहीं होते किसी भी प्रोफेशन में। दिक्कत यह है कि जितनी जरूरत है, हमारे यहाँ भी थानों में 639 लोगों की वैकेंसी थी, 639 की। अब उसमें से मेरे 587 नव आरक्षक भर्ती हो गए। आज से 2 साल पहले रायपुर में 639 लोग कम थे, उतने कम फोर्स में रायपुर चल रहा होगा 1 साल पहले।
1 साल बाद जब ये सब लड़के ट्रेनिंग करके आ जाएंगे 587 लड़के, तो वो यही काम आएंगे। पहले इस थाने में, जिले में सब इंस्पेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मिडिल लेवल पे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मिडिल लेवल की लीडरशिप में, जो बुलेट से और मोटरसाइकिल से चलता है तो मोहल्ले में दिखता है कि कोई घूम रहा है। हम लोग तो जब छोटे थे, गोकुल भैया जानते होंगे, बुलेट की आवाज सुन के बामनपारा चौक में बैठ रहते थे, वो गिल साहब आते थे तो आवाज सुन के भाग जाते थे कि उनकी बुलेट आ रही है करके, बुलेट की आवाज सुन के भाग जाते थे। तो थानेदार का ऐसा जलजला होता था। तो उस लेवल पे भी अब 1000 थानेदार नए भर्ती हुए हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। वो जंगल वारफेयर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, 15-20 दिन में जिलों में आ जाएंगे। नेचुरली ये लोग आएंगे तो अंतर आएगा। रायपुर में आपका बचपन गुजरा, पढ़ाई यहाँ पे की, तो पुराने दिनों की यादें होती हैं कि कहीं पे आप जाते रहे होंगे कि चाय पीते हैं, जैसे सरदारी चौक में आलू गुंडा खाते थे, तो जब आप पुलिस में आपने कमिश्नर बन के आए हैं, पुरानी कौन सी जगह पे रिकॉल किया कि जाके वहाँ पे समोसा खा लिया जाए? ठीक बात है। वो तो यार मैं बताऊं कि पिछले 30 साल में मैंने कभी नहीं छोड़ा उसको, तो रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी हम तो यही रहे, आजू बाजू नौकरी करते रहे। 14 साल तो भिलाई में नौकरी की है, तो सदानी चौक का समोसा, राठौर चौक का पान और भगवती की चाय, ये तो हम 30 साल से लगातार पी रहे हैं, कभी छूटी नहीं हमसे। दामू जी जल्दी पूछिए। बंदूक की दुकान के बाजू में आपका निवास रहा। हाँ। बंदूक की दुकान में हाँ। और चंद कदमों पर कोतवाली थी। हाँ। और आपने बहुत लंबा दौर देखा, छात्र नेताओं से गहरी आपकी मित्रता रही। और अभी एक क्या कल्चर चल पड़ा है कि आईपीएस लोग जो है या तो नौकरी में रहते हुए किताब लिख रहे हैं अपने अनुभवों पे, या रिटायरमेंट के बाद लिख रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसी तमन्ना है कि आप भी जाके कुछ अपने जो है अनुभवों को कागजों पर समेटेंगे? पता नहीं, देखो प्रशांत भी आ गए, प्रकाश भी, सवाल कर ही लो आप। तो अभी पता नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और कोई सवाल? आइए। कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इसलिए तो है जल्दी। और कोई सवाल है क्या? लास्ट सवाल, एक सवाल ले लो। दामू भैया ले चलो, दामू भैया पूछ लो एक सवाल। जल्दी पूछो भाई। हाँ आपने पुलिस महकमे में कई बसर देखे हैं हाँ। और आज पद्धति लागू है, क्या इसका लाभ लोगों को कितना मिल पाएगा? क्योंकि छोटे स्तर पे काम नहीं होते, वरिष्ठ पुलिस अफसरों को मर्यादित को जाना पड़ता है वहाँ, ऐसी आवश्यकता क्यों बढ़ती है? बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कि चीजें, यानी जो स्वभाव होता है ना किसी चीज का, उसको बदलने में एक समय लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी, पता नहीं आप लोग अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि लोगों, पुलिस अधिकारियों के जैसे पहले नॉन रजिस्ट्रेशन स्वभाव का हिस्सा बन गया था कि हम मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट कभी आवेदन ले लेंगे, कभी लिख लेंगे। इस तरीके का आप लोग को भी पता है, सामान्य तौर पे थानेदार ऐसा कर जाते थे। मैंने उनको बोला कि हमारे लिए जो कार्य जितनी महत्वपूर्ण है, एक आदमी रंग पेंट का काम करता है, एक आदमी सिलाई का छोटा सा काम करता है, वो अपने लोन लेके जीवन भर की कमाई से एक बुलेट, एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की खरीदता है। उसके लिए वो 50,000 की मोटरसाइकिल हमारी कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका पूरा जीवन यापन, उसकी पूरी नौकरी उसी पर चल रही है। उसके लिए वो अपने तनख्वाह से काट काट के 6,000 रुपए साल का इंश्योरेंस में भरता है कि गाड़ी कभी चोरी हो जाएगी तो मेरे को गाड़ी वापस मिल जाएगी। अब यदि उसमें मैं अपराध नहीं कायम करूंगा तो उस बेचारे को गाड़ी कहाँ से वापस मिलेगी? तो मैंने हर आदमी को यह समझाया कि भाई तुमको अपराध कायम करने में कौन तुमसे पूछ रहा है कि अपराध बढ़ गए कि कम हो गए? कभी कोई पुलिस अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट से नहीं पूछता कि तुम्हारे अपराध क्यों बढ़ गए। हम सिर्फ ये पूछते हैं कि पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो, यही बस पूछते हैं। बढ़ना कम होना तो जो अपराध है उसको तो फेस करना ही है। तो अब ना अपराध पंजीबद्ध करना, जैसे मोटरसाइकिल, अब प्रतिदिन 2 या 3 मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट आ रही है प्रतिदिन। आप डीएसआर आप लोग भी देखते हैं ऑनलाइन, प्रतिदिन 2-3 मोटरसाइकिल की रिपोर्ट आ रही है। पिछले 1.5 महीने में 60-70 मोटरसाइकिल रिकवर भी हो गई। रिपोर्ट होती है तो रिकवर भी हो जाती है। तो धीरे धीरे स्वभाव में, जो आपने कहा ना दामू जी, स्वभाव में ना अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन ये सही है, कमिश्नरेट लागू होने से, अधिकारियों के आने से थोड़ा सा पुलिस में इस प्राइड भी आया है, प्राइड की भावना आई है, गर्व की भावना आई है कि हम कमिश्नरेट में काम कर रहे हैं। जो भी थानेदार हैं, जो भी एसीपीज हैं, उसमें ये प्राइड है कि हम किसी दूसरे जिले की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। तो वो चीजें
समय के साथ उसमें सुधार होगा और निश्चित रूप से सकारात्मक सुधार ही होगा। एक सवाल मेरा जी हाँ, बोलिए ना आप। संजीव शुक्ला को क्रोध कब आता है? सामान्य तौर पे मुझे क्रोध नहीं आता है और मैं याद करता हूँ तो याद भी नहीं आता है कि मैं आखिरी बार कहाँ क्रोधित हुआ था। और क्रोध जब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्र का भी फर्क पड़ता है। जब आप 25 साल या 30 साल की उम्र में होते हैं तो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है और देखते देखते इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी चीज़ें देख जाते हैं कि जिस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ उस पड़ाव में वैसी चीज़ें जिस पे क्रोध आना चाहिए पहले कई बार गुजर चुकी होती हैं, तो उम्र का भी असर होता है। पर सामान्य तौर पे मुझे क्रोध नहीं आता है। ठीक, चलिए बहुत सर धन्यवाद सर, आपने 1 घंटे 20 मिनट हम सभी को समय दिया, बहुत धन्यवाद सर। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि कोई पहुना हमारे बीच आए और इतने लंबे समय तक सबकी जिज्ञासाओं को शांत करे। तो सर आप आए, बहुत धन्यवाद। और संवाद का जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा और आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं सर पत्रकार जनों से, मीडिया के हमारे साथियों से, तो रायपुर प्रेस क्लब आपके साथ है। शहर में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का मामला हो या साइबर क्राइम का विषय हो, किसी भी विषय पे जब भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी सर, हम सभी आपके साथ हैं। मैं रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, इस स्मृति को अक्षुण्ण रखें। सर आपसे भी आग्रह है कि आपका जो अनुभव रहा हम लोगों के साथ संवाद का, उसको आप दर्ज करें सर, ताकि हम लोग याद रखें और चाय के लिए भी आमंत्रित करना है।